बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फ़िज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। तो लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। आज का लेसन चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पिछले चैप्टर में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई थी। तो उसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व थे, एक करंट, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक फोर्स। तो हमने 2 फैक्टर अप्लाई करके तीसरे के ऊपर उसका इफेक्ट चेक किया था। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे फोर्स हम खुद लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी हम अप्लाई कर देंगे, तो थर्ड फैक्टर यानी कि करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं इसकी प्रोडक्शन को। और इस चैप्टर के अंदर फिर हम मेन जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें जनरेटर आ जाएगा हमारे पास, जनरेटर की फंक्शनिंग, स्मॉल जनरेटर और लार्जर साइज के जनरेटर्स हैं उनकी बेसिक्स क्या हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड पे हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे कि कैसे स्मॉल साइज से लेकर लार्ज साइज के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस करते हैं। तो आज का लेसन शुरू करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में देखना है कि करंट किस तरह से जनरेट होगा, उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट का फिनोमिना। इसको समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्टडी करने हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक लार्ज साइज का मैग्नेट चाहिए, यू शेप का कह लें या सी शेप का कह लें, हॉर्स शू मैग्नेट कह लें इसको। अब जाहिर है कि ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारे मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है। इनिशियली ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। इसको हमने वायर्स के थ्रू इस गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करना है। ये हमने गैल्वानोमीटर के साथ अपने कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। अब हम अपने कंडक्टर को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे। फिर देखें कि जैसे ही हम कंडक्टर को मूव करेंगे हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट इज टुवर्ड्स राइट। तो अब हमें पता चल गया कि कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स हमने खुद लगा दी, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। एक्चुअली इस कंडक्टर के दोनों एजेस के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड करंट। तो इस केस में हमने लेंथ L का जो कंडक्टर था इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, तो हमारे गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करके करंट का बताया कि करंट इसमें इंड्यूस हो चुका है। अब सेकंड केस में हम यूं करते हैं कि कंडक्टर को पहले फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं और इसको रिवर्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अब देखें जैसे ही कंडक्टर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में मूव हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, यानी कि लेफ्टवर्ड अब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है जबकि पहले राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हुई थी।
तो इन केसेस में हमने करंट का मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए स्पीड को हमने सेम रखना है ताकि इसका फैक्टर बीच में इन्वॉल्व ना हो। अब हमें ये करना है कि सर्किट के अंदर या तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दें या कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज कर दें। तो मैंने कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए लार्ज डायामीटर का एक थिक किस्म का कंडक्टर यूज कर लिया ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। अब रेजिस्टेंस कम होने से आप देखेंगे कि अगेन हमारे पास डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है टुवर्ड्स राइट, और ये तो हो गया कि हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया था, तो उसकी वजह से इसमें से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस के कम होने से करंट बढ़ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम अपना कंडक्टर थिन कर लें यानी कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर लें तो अगेन देखें इसकी मूवमेंट की वजह से अगेन हमारे पास डिफ्लेक्शन सेम आई है। अब ये जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यू कैन से दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज चेंजिंग एंड लिंकिंग टू द कंडक्टर। इसको आप आगे चल के फैराडेज लॉ में और लेंज़िस लॉ में भी डिस्कस करेंगे। तो इनमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है दिस इज सेम। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी चेंज लाते हैं। हम चेक करते हैं कि अगर कंडक्टर को मूव ना किया जाए बल्कि मैग्नेट को मूव कर दिया जाए तो इससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो अब देखें कि हमने मैग्नेट को पुश किया तो इससे अगेन हमारे पास सेम डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो अब भी हमने मैग्नेट की मूवमेंट की स्पीड वही रखनी है जो हमने कंडक्टर की रखी थी ताकि स्पीड का फैक्टर इन्वॉल्व ना हो। तो अब मैग्नेट की मूवमेंट से भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब इससे हमें पता चला कि एक्चुअली कॉइल और कंडक्टर के दरमियान रिलेटिव मूवमेंट इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो आप मैग्नेट को मूव करवाएं या कंडक्टर को मूव करवाएं या दोनों को एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करवाएं तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास गैल्वानोमीटर से शो हो जाएगी। अब इस एक्सपेरिमेंट के हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं अब उन पे नजर डालते हैं। तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है यानी कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर अपीयर हुआ है दिस इज ऑलवेज सेम, दिस इज कांस्टेंट। अब हमने रेजिस्टेंस वेरी की थी कंडक्टर की थिकनेस को वेरी करके, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट जो है दिस इज सेम, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। अब ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसने इसमें से करंट इंड्यूस की, करंट प्रोड्यूस की जिसकी वजह से हमारे गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। अब हमने इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को वेरी कर सकते हैं अब हमने उन पे रोशनी डालनी है। तब उसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग यूज कर लेते हैं या बड़ा मैग्नेट यूज कर लेते हैं तो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंडक्टर या कॉइल कह लें अगर हमने यहाँ पे यूज की हुई हो, तो इन दोनों के दरमियान रिलेटिव मूवमेंट वो अफेक्ट करती है। अब रिलेटिव मूवमेंट के लिए आप कंडक्टर को भी मूव करवा सकते हैं, मैग्नेट को भी मूव करवा सकते हैं और दोनों को भी साइमल्टेनियसली मूव करवाया जा सकता है। तो जितनी रिलेटिव मूवमेंट ज्यादा होगी उतनी ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। थर्ड फैक्टर हमारे पास है नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमने कॉइल यूज की हुई है तो जितनी लूप्स ज्यादा होंगी या जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी उतनी ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। अब आपने इसमें याद रखना है कि एक्चुअली द फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करने हैं जो
इस चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब उन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कॉइल है और ये हमारा गैल्वानोमीटर है। हमने इस गैल्वानोमीटर को कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब इसमें कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, इस वजह से गैल्वानोमीटर फिलहाल जीरो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हम एक मैग्नेट को अगर थोड़े से डिस्टेंस से मूव करते हुए इसके पास लेके आए तो टेम्परेरीली हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये डिफ्लेक्शन सिर्फ उतनी देर के लिए प्रोड्यूस होगी जितनी देर के लिए कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है। जैसे ही हमारा मैग्नेट कॉइल के इनसाइड मूव कर रहा होगा, डिफ्लेक्शन फौरन जीरो हो जाएगी। तो अब हमने स्लो मूवमेंट की, इस वजह से फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल जो था या उसका जो रेट था वो हमारे पास स्मॉल था, इस वजह से कम ईएमएफ इंड्यूस हुई। अब अगर हम तेजी से इसको मूव करवाएंगे अपने मैग्नेट को, फिर देखें मैग्नेट को तेजी से मूव करवाते हैं तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होती है, तो गैल्वानोमीटर हमारा ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसी तरह अगर हम मैग्नेट को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाएं, यानी कि नॉर्थ पोल को अवे लेके जाएं कॉइल से, तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिर देखें ये हमने अवे मूव किया तो अपोजिट डायरेक्शन में टेम्परेरी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई और उसके बाद हमारा गैल्वानोमीटर फिर जीरो पे आ गया, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट मेथड देखें कि सपोज करें हमारे पास कॉइल्स हैं लाइंग इन द वर्टिकल पोजीशन। तो यहां पे देखें कि एक कॉइल है, इसमें मैग्नेट का साउथ पोल उसमें एंटर हो रहा है, या यूं कह लें कि मैग्नेट फॉल करते हुए साउथ पोल उसका कॉइल के अंदर एंटर हो रहा है। अब हम इस कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इस साउथ पोल की एंट्री की वजह से जो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी, जो टेम्परेरीली ये शो करेगा क्योंकि इसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स टेम्परेरीली चेंज होगा। तो करंट की डायरेक्शन अगर हम टॉप से व्यू करें तो दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साउथ पोल की एंट्री की वजह से ऊपर से जब हम कॉइल को व्यू करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और ये टेम्परेरी होगी। सेम इसी तरह से ऐसी ही कॉइल है हमारे पास। अब इसमें से यही मैग्नेट मूव करते हुए नीचे से बाहर निकल रहा है। अब इसमें से नॉर्थ पोल जब ये मैग्नेट बाहर निकलेगा तो इस कॉइल से अवे जा रहा होगा। तो अगेन राइट हैंड रूल के अंदर इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होनी चाहिए दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम गैल्वानोमीटर से अपनी कॉइल को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही नॉर्थ पोल इसमें से बाहर निकलेगा करंट की डायरेक्शन अब पहले वाले केस से रिवर्स हो जाएगी, एट दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि हम टॉप से व्यू करेंगे तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टेम्परेरी करंट शो करेगा। तो इसमें भी फ्लक्स हमने चेंज किया और इसमें भी चेंज दो तरह की थी, इस वजह से करंट हमारे पास अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। थर्ड मेथड में देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि अगर इसमें करंट इंड्यूस होता है तो इसको चेक किया जा सके। अब हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ आउट ऑफ द पेज, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने फील्ड लाइंस बना दी हैं। तो अब जैसे ही हम कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे या कॉइल का एंगल चेंज करेंगे तो हमारा गैल्वानोमीटर टेम्परेरी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब इस वक्त देखें कि हमारा कॉइल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है। हम इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल जब इस तरह से करेंगे तो हमारा गैल्वानोमीटर टेम्परेरी डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये हमारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अबाउट हमने कॉइल को रोटेट करना है। तो अब देखें जैसे ही हमने कॉइल को चेंज किया उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई
और वापस कॉइल अपनी सेम पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई टेम्परेरी डिफ्लेक्शन देकर। तो अब हमारे कॉइल के रोटेट करने की वजह से इसके साथ जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है और हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। नेक्स्ट मेथड में देखें कि हम अगर कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज ना करें, उसको सेम पोजीशन पे ही होल्ड किए रखें, तो अगर हम इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर देंगे तो तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें शो होगी। अब यहाँ पे सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता हुआ दिखाया हुआ है, मैंने गैल्वानोमीटर को साथ अटैच नहीं किया, लेकिन जब आप गैल्वानोमीटर को अटैच करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब इसका एरिया चेंज करने के लिए हम कॉइल को इस तरह से साइडवेज उसको पुल करते हैं तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो हमारा गैल्वानोमीटर अगर कनेक्टेड हो तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा अगेन हमें। तो इस तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से भी हम इसमें ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखें, इसमें हमारे पास 2 कॉइल्स इन्वॉल्व होंगी। एक कॉइल जिसमें हम इनपुट देंगे उसको हम प्राइमरी का नाम देंगे, ये आगे चल के आप ट्रांसफार्मर में भी पढ़ेंगे। तो सेकंड कॉइल जिससे हमने आउटपुट लेनी है उसको हम सेकेंडरी का नाम देंगे। अब प्राइमरी कॉइल को हमने एक स्विच के थ्रू बैटरी और वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ हमने कॉइल से कनेक्ट कर दिया। अब इस वक्त देखें कि हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है दिस इज कनेक्टेड टू द गैल्वानोमीटर। अब इस केस में देखें कि स्विच ऑफ है और गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब अगर हम स्विच ऑन करें तो देखें जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगी 0 से मैक्सिमम की तरफ, तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है वो चेंज होगा। फिर देखें स्विच ऑन किया तो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ और हमारे गैल्वानोमीटर ने टेम्परेरी डिफ्लेक्शन शो कर दी। तो इसमें हमें या तो बार बार स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप स्विच को ऑन पोजीशन पे ही रखना चाहते हैं तो सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को वेरी कर दें। अब सपोज करें कि हमने इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी है। अब जैसे ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, उसका फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह फिर हमें डिफ्लेक्शन मिल सकती है। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज कर दें तो इस तरह भी हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। तो अगर हम इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली वेरी करते रहें, कभी मिनिमम कभी मैक्सिमम, तो कंटिन्यूअसली हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। अब हम जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे तो देखें जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया हमारा फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम हुआ, अगेन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। तो जैसे ही हमारी सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब हम ये इंक्रीज या डिक्रीज या तो स्विच को ऑन ऑफ करके कंटिन्यूअसली कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके कंटिन्यूअसली इस डिफ्लेक्शन को ले सकते हैं। अब तक हमने जो मेथड डिस्कस किए हैं दीज आर ऑल मैकेनिकल। तो इसमें हाथ से कुछ ना कुछ हमें हरकत करना होगी, या तो मैग्नेट को मूव करना होगा, कंडक्टर को मूव करना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओरिएंटेशन, स्विच को ऑन ऑफ करना होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे मैकेनिकल मेथड थे। अब हम ऑटोमेटिक मेथड चाहते हैं कि हमें मैकेनिकली मूवमेंट भी ना कुछ करनी पड़े और कंटिन्यूअसली हमारा गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन भी देता रहे। उसके लिए हमने ये सी शेप का एक मैग्नेट लिया है। अब इस मैग्नेट के ऊपर हमने एक कॉइल वाइंड करनी है और ये हमने कॉइल की वाइंडिंग कर दी और एक कंडक्टर को हमने इसके पोल्स के बीच में प्लेस कर दिया जिसको हमने अब मूव नहीं करना
और इसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी देखें, सिर्फ हमने कॉइल की वाइंडिंग की है और कंडक्टर को प्लेस किया है। अब चूंकि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इसलिए फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, हमारा गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हमने इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए क्या करना है कि हम इस कॉइल को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब एसी सोर्स के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यह कंटिन्यूसली अपने वोल्टेजेस चेंज करता रहता है और साइन वेव से हम इसको शो करते हैं। तो कभी इसकी वोल्टेज पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। तो इस वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे फॉर्म होगा, उसके पोल्स भी चेंज होते रहेंगे। कभी ऊपर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, नीचे वाला साउथ होगा, और कभी नीचे वाला नॉर्थ बन जाएगा और ऊपर वाला साउथ होगा। तो जैसे जैसे हमारा सोर्स वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा, तो हमारे कंडक्टर के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। तो इसकी वजह से हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब आप देखें, ये पहले हमारे साइकिल ने ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ प्रोड्यूस किया, हमारे सोर्स ने ऊपर वाले पोल को नॉर्थ बनाया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बना, तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में हुई। अब जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, तो देखें अब नीचे वाला नॉर्थ पोल बना है और ऊपर वाला साउथ पोल बना है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ हुआ, तो साथ ही हमारी करंट की जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गई। तो अगर हम कहें कि पहले केस में पॉजिटिव करंट इंड्यूस हुआ था, तो अब वाले केस में नेगेटिव करंट इंड्यूस हुआ है। तो एसी साइकिल में जैसे ही कंटिन्यूसली हमारा सोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स कंटिन्यूसली चेंज होंगे, तो हमारा गैल्वानोमीटर कंटिन्यूसली डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू कंटिन्यूसली इंड्यूस करंट ले सकते हैं। अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।